यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप भी संस्कृत को लेकर चिंतित हैं कि एग्ज़ाम का समय काफ़ी करीब आ गया है, तो ऐसे में संस्कृत की तैयारी कैसे की जाए, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि 100% आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम से लेकर अंतिम जो संस्कृत के आपके पाठ्य पुस्तक में टोटल 14 चैप्टर हैं, इन सभी 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन आज की इसी वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन कर लेते हैं। पहला सवाल है, मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। तो मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य मुखम अपीहितम, ये जो मंत्र है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ईशावास्य उपनिषद हो जाएगा। अगला सवाल है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। दोस्तों, उपनिषद के रचनाकार की बात की जाए या मंगलम पाठ के रचनाकार की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब वेद व्यास हो जाएगा और वेद व्यास के द्वारा ही महाभारत की रचना की गई थी। अगला सवाल है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो दोस्तों, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। तो बोला जाएगा उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो कह दीजिएगा वैदिक साहित्य का। उसके बाद में है कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। दोस्तों, ऋष्यादि प्रणीत को कृतक कहा जाता है। अगला सवाल, वेद रूपी शास्त्र को क्या कहते हैं। तो वेद रूपी शास्त्र के जो वेद के स्वरूप होते हैं उसे नित्य शास्त्र कहा जाता है। उसके बाद में आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन लिया गया है कि अपने नाम अमरूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक मंगलम पाठ में एक श्लोक कहता है कि यथा नद्ध अस्यंदमान समुद्रे गहंती, यानी जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप का पता नहीं चलता है, यानी अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे बोला गया कि समुद्र में विलीन हो जाती है कौन, तो नदियाँ यानी नदी। उसके बाद में है कि विजय कैसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सत्य से विजय प्राप्त होता है, क्योंकि आपके मंगलम पाठ का श्लोक कहता है सत्यमेव जयते ना अनिर्तम, यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। उसके बाद में कुछ आठ कहता है कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। तो दोस्तों, आच्छादितम अस्थि का मतलब होता है ढका हुआ, और स्वर्णमय का मतलब होता है सोना जैसा, यानी सोना जैसा पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, या सत्य का क्या चीज़ ढका हुआ है, तो मुख ढका हुआ है। क्योंकि आपका श्लोक का पाठ करता है कि हिरण्मय निपाते ने सतस्य मुखम अपीहितम, यानी सोने जैसा आवरण से, हिरण्मय यानी सोने जैसा आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। किसकी विजय होती है, तो दोस्तों सत्य की विजय होती है, यानी सत्यमेव जयते। अगला सवाल, किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। तो जो भी साधक पुरुष होते हैं, जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं, उसे मृत्यु आने से पहले उसकी जानकारी हो जाती है। इसके बाद है प्राणी की हृदय रूपी गुफा में निहित है। तो पाठ्य पुस्तक का श्लोक कहता है कि अरुण अणियान महतो महियान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, यानी प्राणी के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब आत्मा हो जाएगा। और इसके बाद में है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो दोस्तों, मंगलम पाठ में जितने भी मंत्र हैं वो पदात्मक मंत्र है, और कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। और इसके बाद में है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब 5 हो जाएगा। महान से महान क्या है, तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि अरुण अणियान महतो मय्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तो महान से महान क्या है, तो आत्मा हो जाएगा। महीन से महीन क्या है, तो भी आत्मा। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी क्या है, तो भी आत्मा हो जाएगा। उसके बाद में है कि देवलोकों का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। तो आपके श्लोक में बताया गया है कि देवलोक का जो मार्ग है वो सत्य से, यानी सत्येन पंथा विदतो देवायानः, यानी सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब सत्य से हो जाएगा। अगला सवाल है, मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र सिद्धांत का वर्णन किया गया है। उसके बाद है परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो परमात्मा जो है वो सर्वत्र जगत रहते हैं, यानी सभी जगह में परमात्मा निवास करते हैं। उसके बाद में उपनिषद की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, उपनिषद की जो संख्या है वो 108 होती है। वेदों की संख्या 4 होती है, वेदांगों की संख्या 6 होती है, और पुराणों की संख्या 16 होती है, और संस्कारों की संख्या भी 16 होती है। तो ये सभी क्वेश्चनों का आंसर याद रखना बेहद जरूरी है।
अगला सवाल है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो जितने भी संसार, जितने भी दुनिया हैं, ये तमाम इसमें पाए जाने वाले लोग, जीव जंतु किसके द्वारा अनुशासित है, किसके द्वारा शिक्षित है। तो ये है परमात्मा के द्वारा, यानी ईश्वर के द्वारा। अब आगे की जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने वाले हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन संस्कृत का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पटना की विशालता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुलगृह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र पुस्तक के आधार पे आपको बताया जा रहा है कि सरस्वती का जो कुलगृह है वो पाटलिपुत्र यानी पटना को कहा गया है। अगला सवाल है परिभूत पुरंदर स्थानम कहाँ है। दोस्तों परिभूत पुरंदर स्थानम जो है वो पाटलिपुत्र यानी पटना में है। पटना के बारे में पटना में बहुत बार कौन आए थे। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि भगवान महात्मा बुद्ध जो है वो पटना में बहुत बार आए हैं और आकर बहुत सारे भविष्यवाणी भी कह के गए हैं कि पटना आने वाले समयों में बहुत बड़ा नगर होगा, किंतु डर, झगड़ा, अग्नि और जल पुरस्कार यानी बाढ़ के भय से हमेशा करादांत रहेगा, यानी पीड़ित रहेगा। बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि बुद्ध काल में पटना का क्या नाम था। तो बता दीजिएगा पाटलिग्राम जो है वो बुद्ध काल के समय में पटना का नाम हुआ करता था। अगला सवाल है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो पटना का जो इतिहास है वो सहस्र वर्ष यानी 25 वर्ष पुराना है। और इसके बाद में यूनान का राजदूत कौन था। तो दोस्तों यूनान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। तो क्वेश्चन का सही जवाब मेगास्थनीज हो जाएगा। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। यदि मंगलम पाठ का अध्ययन आप सभी किए होंगे तो मालूम होगा कि काव्य मीमांसा नामक पाठ के रचनाकार जो हैं वो राजशेखर हैं और कूटनीतिम काव्य के जो रचनाकार हैं वो दामोदर गुप्त है। दोनों क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑलरेडी पूछ लिया है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर, और कूटनीतिम काव्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त। अगला सवाल है कि कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो हे दोस्तों याद रखिएगा कौमुदी जो महोत्सव है वो पाटलिपुत्र यानी पटना में गुप्त वंश के शासनकाल में, और वो भी शरद ऋतु में मनाया जाता था। आज के समय में जिस प्रकार से हिंदू धर्म के मानने वाले तमाम लोग दुर्गा पूजा को काफ़ी ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में पाटलिपुत्र अर्थात पटना में क्या मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला सवाल है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो दोस्तों पटना की जो पालिका देवी है उसका नाम है पटन देवी। तो क्वेश्चन का सही जवाब पटन देवी हो जाएगा। पटना का समुद्र कब हुआ था। देखिए समुद्र द्वार बोला गया है, तो यहाँ पे पटना का जो समुद्र द्वार जो है ना ये कब हुआ था, तो मौर्य काल के समय में। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे मौर्य काल के समय में हो जाएगा। अगला सवाल है पटना शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। तो दोस्तों पटना शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी, तो ये पतन से हुई थी। यहाँ पे पतन एक ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति पटना के लिए की गई थी। अगला सवाल है कि किस साहित्य ग्रंथ में पटना के हजारों वर्ष पुराना का नाम का वर्णन है। तो मुद्रा राक्षस एक साहित्य ग्रंथ है जिसमें पटना के 1000 वर्ष पुराना नाम होने का वर्णन है। और इसके बाद में है मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है। याद रखिएगा विशाख दत्त एक ऐसे लेखक हैं जिनके द्वारा मुद्रा राक्षस साहित्य ग्रंथ की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब विशाख दत्त हो जाएगा। अगला सवाल 36 नंबर को देखिए कि गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था। फिर मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोबिंद सिंह। जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। पुरंदर का क्या प्राचार्य है, यानी पुरंदर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों पुरंदर का मतलब होता है भगवान इंद्र। और अगला सवाल में हम लोग देखे थे कि पुरंदर स्थानम कहाँ पे है, तो पटना में है। पुरंदर स्थानम का मतलब होता है कि स्वर्ग के जैसा, स्वर्ग का जो केंद्र है वो पाटलिपुत्र अर्थात पटना को माना जाता है। पाटलिपुत्र के आधार पर यह पटना के उत्तर दिशा में है। तो दोस्तों पटना के उत्तर दिशा में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है गंगा नदी। अगला सवाल पटना के प्राचीन नाम क्या क्या है। तो यदि आपके पाठ्य पुस्तक मंगलम पाठ के बाद में दूसरा जो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम का अध्ययन करेंगे तो इसमें पाएंगे कि पटना के प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, तो कहीं पे पुष्पपुर भी देखने को मिलता है। अगला सवाल जो अब यहाँ से क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन 41 जो चालू होने जा रहा है ये आपके संस्कृत के तीसरा पाठ जिसका नाम है अलस कथा, वहीं से इसका क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जिसके लेखक कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। नहीं बल्कि वेद व्यास तो नहीं है, इसके जो लेखक है ना वो कौन से है जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर।
इसके लेखक आपका अलस कथा पाठ के लेखक जो है वो विद्यापति है। देखिए अगला सवाल पूछता है कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। याद रखिएगा वीरेश्वर जो है वो मिथिलायाम मंत्री, यानी वीरेश्वर जो है ये मिथिला का मंत्री था। क्वेश्चन का सही जवाब मिथिला का मंत्री हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि करुणामय कौन दिखाता है। तो दोस्तों करुणामय जो है ना ये आलसी लोग दिखाते हैं। निर्गति लोगों में प्रथम कौन है। तो दोस्तों निर्गति लोगों में सबसे पहला जो व्यक्ति है वो आलसी व्यक्ति होता है। अगला सवाल है कि अलस कथा में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो अलस कथा पाठ में मानव के सभी गुणों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 45 कहता है कि चारों आलसी पुरुष को किसने निकाला था। तो दोस्तों चारों आलसी पुरुष को नियोगी पुरुष ने केस पकड़कर निकाला था। क्वेश्चन 46 कहता है कि जीव किसका सुख दुख देकर दौड़ जाती हैं। तो दोस्तों जीव जो है ना एक अपने सजातीय किसे कहते हैं। तो एक ही जाति के लोग एक अपने ही जाति के लिए सजातीय लोग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई ऐसा लोग है जिसको फ़ायदे मिल रहा है तो सेम उसी के जैसा सजातीय जो लोग होता है उसके फ़ायदों को देखकर जलन करता है और वो चाहता है कि वो उसका जो फ़ायदा मिलने वाला है वो हमें मिल जाना चाहिए। तो बोला गया कि जीव किसका सुख देकर दौड़ाता है। तो सजातीय का सुख देकर। अगला सवाल अलस कथा पाठ लिया गया है। तो दोस्तों अलस कथा जो पाठ है ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। उसके बाद में पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में वेद व्यास के विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। अलस कथा के रचयिता कौन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है अलस कथा के रचयिता कौन है। याद रखिएगा विद्यापति जी हैं। उसके बाद में एक और सवाल पूछा जाता है कि कौन ऐसे कवि है जिसको मैथिली कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो वही है विद्यापति। विद्यापति एक संस्कृत भाषा के साथ साथ मैथिली भाषा के भी कवि रह चुके हैं। इनके द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में अलस कथा पाठ की रचना की गई है। साथ ही पुरुष परीक्षा ग्रंथ की भी रचना इन्हीं के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। अगला सवाल कहता है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो दोस्तों वीरेश्वर जो था ना ये मिथिला का मंत्री था। इनका जो स्वभाव था वो दानशील और कारुणिक था, यानी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति में जो गुण होना चाहिए वैसा गुण वीरेश्वर में था। अगला सवाल है कि स्त्रियों का गति कौन है। तो दोस्तों स्त्रियों का गति तो पति है। बालक का गति कौन है। तो माता है। और आलसियों का गति कौन है। तो कारुणिक है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये तीनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि स्त्रियों का गति कौन है। तो पति है। फिर बालक का गति कौन है। तो उसका माता है। आलसियों का गति कौन है। तो कारुणिक है। कारुणिक किसे कहते हैं। तो जो भी दानशील स्वभाव का जो लोग होता है उसे ही कारुणिक कहते हैं। अगला सवाल नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। यानी नीतिकारः आलस्यम की मन्नते, यानी नीतिकार जो हैं वो आलस्य को क्या मानते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि नीतिकार जो लोग हैं वो आलस को शत्रु मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं। अगला सवाल है आलसी कितने थे। आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया आलसियों की संख्या 4 थी और बहुत सारे उसमें बनावटी व्यक्ति जो थे वो आलसी का रूप धरकर आ गए थे भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल है वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान काल के। यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे क्वेश्चन 56 से वो सभी के सभी संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ संस्कृत का चौथा अध्याय से क्वेश्चन होगा। तीसरा अध्याय में आपने क्या क्या पढ़ा था कि आलसियों की संख्या कितनी थी। तो 4 थी। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो विद्यापति हैं। मैथिली कवि कौन है। तो विद्यापति। फिर बोला जाएगा कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत में। किसने लिखा। तो विद्यापति ने। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। आलसियों की पहचान कैसे की गई थी। तो आलसशाला में आग लगाकर। आलसशाला में आग लगाने की योजना किसने बनाई थी। तो मंत्रियों ने। क्यों लगाया गया था। तो आलसियों की पहचान करने के लिए। उसके बाद में कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो वीरेश्वर था। उसका स्वभाव कैसा था। तो दानशील एवं कारुणिक था। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। अगला सवाल देखिए कि विजयांका किस काल की कवि थी। याद रखिएगा विजयांका का जो काल था ना ये अष्टम दशक था, यानी 8वीं सदी था। क्वेश्चन का सही जवाब अष्टम हो जाएगा। कौन प्रथम कल्प है। तो दोस्तों प्रथम जो कल्प है वो विजयांका ही है। तो क्वेश्चन का सही जवाब विजयांका हो जाएगा। उसके बाद में है याज्ञवल्क्य की आत्मतत्व की शिक्षा किसने दी थी। याद देखिए आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछा गया था कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे दिया करते थे। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी जिसका नाम था मैत्रेयी, उसी को याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा दिया करते थे। यहाँ पे सवाल आ भी गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी वो मैत्रेयी थी जिसे वे आत्मतत्व की शिक्षा प्रदान किया करते थे।
अगला सवाल, वर्तमान की संस्कृत लेखिका कौन है? मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा कि वर्तमान की संस्कृत लेखिका कौन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा। इसके बाद में शस्त्रार्थ कुशला कौन है? तो दोस्तों शस्त्रार्थ कुशला जो है वो गार्गी है। जनक सभा की याचकन्वी कौन थी? तो दोस्तों जनक सभा की याचकन्वी भी गार्गी है। विजय भट्टारिका की दूसरी पहचान क्या है? तो दोस्तों विजय भट्टारिका की पहचान करने का दूसरा जो रूप है वो विजयांका है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों महाभारत में सुलभा लेखिका का उल्लेख मिलता है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो वे है पंडिता क्षमा राव। और वर्तमान काल की कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। चंद्रादित्य की पत्नी का क्या नाम है? तो पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य लेखिका में बताया गया है कि चंद्रादित्य की पत्नी का नाम विजय भट्टारिका है। कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी है। अच्युत राय की पत्नी का नाम तिरुमलंबा है। साथ ही चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? तो दोस्तों चंद्रादित्य जो है वो चालुक्य वंश के राजा थे। वरदाम्बिका परिणय के रचनाकार कौन है? तो तिरुलंबा है। क्षमा राव के पिता का नाम क्या था? तो शंकर पांडुरंग था। उसके बाद में है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो यदि आप मैत्रेयी का जो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है इसका वर्णन जो है जीवनी वर्णन पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा बृहदारण्यक उपनिषद को। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियाँ वर्णित हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 स्त्रियों की कविता वहाँ पे वर्णित की गई है। इसके बाद में है ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। गंगा देवी का समय क्या था? तो 14वीं शताब्दी था। याद रखिएगा मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि गंगा देवी का समय काल क्या था? तो 14वीं शताब्दी था। अगला सवाल, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? ये दोस्तों याद रखिएगा सर्व शुक्ला जो सरस्वती है वो दंडी को कहा गया है। उसके बाद है पंडित क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसने प्रभावित किया था? तो सत्याग्रह जो गीता है जिसके बाद में मीरा लहरी है ये पंडिता क्षमा राव के द्वारा लिखा गया था। ये किससे प्रभावित होकर? तो महात्मा गांधी जी से। अगला जो सवाल आने वाला है वो अगला चैप्टर से है कि विप्लव की मस्ती या विपुल क्या है? तो संस्कृत में रहेगा विप्लव की मस्ती, तो आप लिखिएगा विप्लव संस्कृत साहित्य मस्ती यानी विपुल क्या है? तो यह एक संस्कृत साहित्य है। ये जो क्वेश्चन है ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है। यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन चालू होगा ये सभी संस्कृत का 5वां चैप्टर है। जहाँ से क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत में पाठ या भारत में गीत के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर उमाशंकर शर्मा है। भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न हो जाती हैं? तो हिंदुस्तान की शोभा को देखकर स्वयं ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए? तो सभी हिंदुस्तानियों का कर्तव्य जो है वो भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। पुराणों की संख्या कितनी है? हम आप सभी को बता चुके हैं। पुराणों की संख्या 18 होती है, वेदों की संख्या 4 होती है, वेदांगों की संख्या 6 होती है। तो वहीं पे संस्कारों की संख्या 16 होती है। जब भारतीय संस्कार पाठ हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। अगला सवाल है कि भारत भूमि सेविका है यानी भारत भूमि की सेविका कितनी है? तो 18 है। किसके गीत देवता लोग भी गाते हैं? तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि देवा गीत गानी गयंती यानी देवता लोग गीत गाते हैं किसका? तो भारत की। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कार से होती है। भारत में यह पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो भारत में यह पाठ का में पूरे 5 पद है जिसमें से 2 विष्णु पुराण तो 3 शिव भागवत पुराण से लिया गया है। भारत में यह पाठ का द्वितीय श्लोक किससे लिया गया है? तो भागवत पुराण से। और प्रथम पद किसे लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। उसके बाद में भारत में यह पाठ विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है? तो प्रथम पद से लिया गया है। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि यम मातृभूमि वात्सला यानी हमारी मातृभूमि भारत माता जो है ये विशालकार है यानी बहुत ही विशाल आकार की है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो शिक्षा में जो अंतिम संस्कार होती हैं उसे समावर्तनम संस्कार कहा जाता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जब मौत के बाद में जो क्रियाक्रम होता है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? तो जन्म के पहले संस्कार को सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। जन्म के पहले संस्कार कितने होते हैं? याद रखिएगा
जन्म के पहले संस्कारों की संख्या 3 होती है। सप्तपदी क्रिया होती है, तो सप्तपदी का मतलब होता है 7 फेरा लेने वाला जो क्रिया होती है, ये विवाह संस्कार में होती है। और अक्षर आरंभ किस में होता है, तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कारा पाठ तक के मंगलम पाठ से लेकर भारतीय संस्कारा पाठ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए 100% काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो उम्मीद है आप सभी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और आप हमारे द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके उससे भी आप बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। साथ ही सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट questionforexam.com पे विजिट कीजिए। वहाँ पे भी आप जाकर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारियाँ बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।